स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 3 चल रहा मानव विकास। इसमें हम मानव विकास पढ़ चुके हैं। मानव विकास क्या होता है, मानव विकास के लिए मुख्य मुख्य दशाएं कौन कौन सी होती है, इसका हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वह है भारत में मानव विकास। तो हम शुरू करते हैं भारत में मानव विकास। तो बच्चों हमारा टॉपिक है भारत में मानव विकास। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व में 189 देशों में से 130 के कोटि क्रम पर है। बच्चों ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, 2016-17 वाला 130 का जो स्थान है 18 का है, लेकिन जो अभी वर्तमान में कुल विश्व में 189 देश है ये ठीक है, लेकिन जो भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है वो है 131। 131 आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। 130 नहीं 131 है। 130 वर्ष 2018 का है और जो 131 है वर्ष 2019 का लेटेस्ट वो है आंकड़ा है। SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त मूल्य 0.640 के साथ भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। जो मानव विकास सूचकांक की जो कैटेगरी होती है बच्चों मुख्यतः 0 से लेकर 1 के मध्य होती है। इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी होती है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा जो भारत का स्थान है मध्यम श्रेणी का है, उसका जो पॉइंट है 0.640 ये है, इसको ध्यान रखिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ इंडेक्स देख रहे होंगे, ये अभी है इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2000 के आंकड़े हैं यानी लेटेस्ट आंकड़े हैं। इसको आप लिख भी लीजिए। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद कर लीजिए, उसके बाद भारत का याद कर लीजिए, उसके बाद जो लास्ट है इसमें पाकिस्तान देखा, जो अंतिम है उसको मैं बता दूंगा, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चों हम सर्वप्रथम देख लेते हैं जो मानव विकास सूचकांक के जो आयाम है, किस आधार पर मानव विकास सूचकांक का अध्ययन किया जाता है, वो कौन से ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि मानव विकास सूचकांक इस देश का इतना है, इस देश का इतना है और ये देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में इस कैटेगरी में है। तो सर्वप्रथम उस आयामों को हम देखते हैं। तो बच्चों वो आयाम है ये, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये कुछ नोट्स है जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जब मानव विकास सूचकांक के जो आयाम मुख्यतः 3 प्रकार का आयाम है। पहला गया स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। स्वास्थ्य में 2 प्रकार के बच्चों जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, शिशु मृत्यु दर हो गया और पोषण हो गया। उसके बाद शिक्षा में हो गया आपका स्कूल में नामांकन हो गया, स्कूल में समयावधि हो गया, और उसके साथ जीवन प्रत्याशा हो गया यानी जीवन के जो स्तर है उसमें भोजन पकाने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, स्वस्थ पेयजल होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, आवास उपलब्ध होना चाहिए, परिसंपत्ति होना चाहिए। यानी ये मुख्य 3 आधार है। इन सब आधारों पर किसी भी देश के आंकड़े को लिया जाता है और उन्हीं आंकड़ों के द्वारा जो हमारा UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसके माध्यम से मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो विश्व भर में विश्व पटल में साझा की जाती है। तो इसमें जो हमारा पहला स्वास्थ्य है, इसमें क्या होता है मुख्यतः स्वास्थ्य जो है लोगों को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का कितना अवसर मिलता है। इसमें यह देखा जाता है कि लोगों को दीर्घ और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का कितना अवसर मिलता है, और किसी भी देश की जितनी जीवन प्रत्याशा अधिक होगी यानी जीवन प्रत्याशा जितनी उच्च होगी वहाँ का मानव विकास सूचकांक उतना ही ज़्यादा होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा का इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या, जो हमारे बड़े वयस्क हो गए, और तथा विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में वृद्धि होती है। यानी जो शिक्षा इसमें क्या होता है कि जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं वयस्कों की संख्या, विद्यालय में जो नामांकित किए जाते हैं बच्चे उनकी संख्या, उनका सूचकांक में वृद्धि होती है। तो इस आधार पर भी हमारा मानव विकास सूचकांक बढ़ता है। और तीसरा हो गया जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने के लिए हमें किन किन मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है। जैसे अच्छा भोजन होना चाहिए, पकाने के लिए ऊर्जा भी होनी चाहिए उसे, और शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, आवास उपलब्धता होना चाहिए, परिसंपत्ति होना चाहिए। इस आधार पर ही किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक का अध्ययन किया जाता है और इसी आधार पर हम मानव विकास सूचकांक की गणना करते हैं और इसी आधार पर किसी भी देश के रैंकिंग में उसका जो
कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होते हैं पूरे विश्व पटल में, उसको हम इन्हीं आधारों पर, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे रखते हैं। और इनमें जो हमें पॉइंट मिलते हैं 0 से लेकर 1 के मध्य, वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। जैसे कि ये है 0 से ले 1 के मध्य, इसमें है बच्चों अत्यधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले। जो अत्यधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले होते हैं वो 1 से लेकर होते हैं 0.800, उससे अधिक, यानी एक से लेकर 0.800 के मध्य होते हैं। फिर उच्च मानव विकास वाले देश हो गया 0.700 से 0.799 के मध्य। फिर हो गया मध्य मानव विकास सूचकांक वाले, इसमें हो गया 0.550 से 0.799। उसका हो गया निम्न मानव विकास सूचकांक वाले, इसमें हो गया 0.550 से कम। अब यहाँ देखिएगा जो भारत की स्थिति है वो कौन से तीसरे स्टेट में है, मध्य मानव विकास वाले देश में। इसका जो रेशियो है 0.550 से 0.799 के मध्य है। और जो भारत का यहाँ पर रेशियो है वो है 0.624, 0.264, यानी तीसरे स्टेट पर है मध्य मानव विकास सूचकांक के वाले में। आई होप अब आपको यहाँ पर आंकड़े भी समझ में आ गए होंगे, भारत की स्थिति भी समझ में आ गई। और उसके साथ साथ जो मानव विकास सूचकांक के जो आयाम है, किस आधार पर हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इन आंकड़ों को साझा करता है, वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपगम और राज्य देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकांक और उच्च कोटि के क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, यानी उपनिवेशवाद जिन्होंने किसी देश को गुलाम किया था, यानी वो देश जो किसी देश के गुलाम रहे होंगे। मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध जैसे जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में हो गया, अपराध, आतंकवाद, युद्ध जैसे सामाजिक, और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, लोकतंत्र अर्थात तानाशाही, कि वहाँ की सरकार लोकतंत्रात्मक है या तानाशाही है। जैसा हमारी जो भारत में सरकार है लोकतंत्र सरकार है, क्योंकि जनता के द्वारा हमारी सरकार को चुना जाता है। अगर आप लंदन देखें, ब्रिटेन देखेंगे, और उसके बाद साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया देखेंगे, यहाँ पर क्या तानाशाही सरकार है। सशक्ति का स्तर जैसे राजनीतिक कार्यों के प्रति संवेदनशील का अभाव जैसे कुछ कार्य है, यानी जो मानव विकास के लिए है, इन आपत्तियां हैं, इन माध्यमों से आपत्ति हो सकती है। उपनिवेशवाद हो या देश पहले से गुलाम हो, या ऐतिहासिक कारण हो जिसमें धर्म, जाति, लिंग संबंधी भेदभाव हो, और सामाजिक कारण में जिसमें हो गया आतंकवाद, युद्ध जैसी कहीं विडंबनाएं हो सांस्कृतिक कारक में। उसके साथ साथ ये मुख्य कारक हैं। फिर जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तथा भारत तथा अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में इन पक्षों का विशेष महत्व है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। भारत के लिए जो मानव विकास सूचकांक कौन कर रहा है? योजना आयोग, जिसे कहते हैं प्लानिंग कमीशन, जिसे वर्तमान में नाम दिया नीति आयोग। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारे राज्य, कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों को लिया जाता है। तदंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया। जिले स्तर से शुरू होता है। यदि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले से ही अपनी पुस्तक मानव विकास के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा था हमने दूसरी बुक में, उन तीनों सूचकों के आधार पर, तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की चर्चा की जाती है। यानी जो सामाजिक सशक्तिकरण है, सामाजिक विवरण है, न्याय है, अभिगम्यता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा होगी, और हमारे राज्य द्वारा राज्य के लिए किस किस तरह की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही, इन सब का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। और जो मानव विकास के जो अध्ययन किया जाता है उसके मुख्यतः 3 आयाम है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। इसी आधार पर मानव विकास के आंकड़े को प्रस्तावित किया जाता है। अब है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। और इसमें क्या है बच्चों? इसमें है मुख्यतः
समृद्ध संसाधन आधार पर इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पद, दलित और हाशिए पर छोड़े गए लोगों की पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। यानी जो आर्थिक उपलब्धि है मुख्यतः इसमें क्या हो गया, जो निर्धन लोग है या दलित लोग है क्या, जो हाशिए पर छोड़ गए लोग, उनका उत्पादन और कल्याण करना मानव विकास की जो प्राथमिकता पहली कुंजी है। इस तरह के जो वंचित लोग हैं, इस तरह के जो निर्धन लोग हैं, उनका समुचित विकास करना। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार अक्षय निधि का मापन माना जाता है। यानी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है इसमें इनका मुख्यतः जो संसाधन के आधार पर मापन किया जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार का अवसर तथा परिसंपत्ति तक पहुंच पर निर्भर करती है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जो आर्थिक उपलब्धि पर लोगों की कितना विकास हो रहा है और उनको रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं, जो परिसंपत्ति है उन तक उनकी कितनी पहुंच हो रही, इन सब का अध्ययन किया जाता है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो रखा है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनकी जो जनसंख्या में है जनसंख्या के जो अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। जैसे वर्ष से 2011-12 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण में 25.7% था, शहरी में 13.7 था और पूरे देश में 21.9% ही था। वर्ष 2011-12 में जो गरीब रेखा से नीचे के लोग थे उसमें हमारे ग्रामीण में परसेंट था 25.7, वो शहरी में 13.7 और जो पूरे भारत में था वो था 21.9। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा तथा दादर एंड नागर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीब रेखा से नीचे जा रही है। यानी इन वाले क्षेत्र में, इन वाले स्टेटों में जो गरीबी का जो परसेंट है 30% से नीचे है। उसके साथ गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। यानी जो इन वाले क्षेत्रों में हो गया, यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं कम से कम 10% से नीचे हैं। बच्चों ऐसा ही अन्य भी हैं जो 10% गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करती है। यानी कौन कौन से क्षेत्र में, निकोबार में, पंजाब, सिक्किम में, इन क्षेत्र में। थोड़ा नीचे देख लेते हैं। गरीबी वंचित करने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट कर पाने की असमर्थता को प्रतिबंधित करती है। यानी जो व्यक्ति का जीवन जीने का जो अधिकार है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति को सतत विकास, स्वास्थ्य, उत्पादकता, जरूरत सामान अगर ना मिले तो उसकी क्षमता में काफ़ी क्या हो जाता है, गिरावट आ जाती है। जिससे क्या होता है कि जो हमारे गरीबी का आंकड़ा है काफ़ी असमर्थता हो जाता है। जिससे क्या होता है क्या, जो मानव विकास का सूचकांक है काफ़ी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है हर स्टेटों में, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग आंकड़े होते हैं। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही अपने राज्यों का विकास किया जाता है। कुछ अन्य कारक है जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करती है। यानी जो जीवन स्तर, जीवन जीने का जो और जो माध्यम है, जैसे आवास होना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए, आने जाने के लिए अच्छी शुद्ध हवा होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जैसा आपने इससे पहले पढ़ा था, जो नगरों की गंदी बस्तियाँ आती वहाँ काफ़ी प्रदूषण था, वो नहीं होना चाहिए। पीने योग्य पानी होना चाहिए, ये सब क्या, और उसके साथ रोजगार होना चाहिए। ये सब हमारे क्या करती हैं, जीवन स्तर के मापन को निर्धारण करती है। बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार भारत के अधिक होने से महत्वपूर्ण कारकों में है। यानी जो भारत में बेरोजगार का होना महत्वपूर्ण कारकों में से एक क्या है, रोजगार की आर्थिक वृद्धि में अनियंत्रित बेरोजगार। यानी अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग लोगों में जो रोजगार का साधन है अलग अलग प्रारूप में बढ़ रखा है। ये था आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। इसमें देख लीजिए बच्चों, भारत में साक्षरता दर वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे हर स्टेट का है, आप इसको देख भी लीजिए, पढ़ भी लीजिएगा, जो आपका ये इंडेक्स बन रखा है ये वाला। और जो भारत में स्वच्छ भारत मिशन, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन के सूचक कौन कौन से होने चाहिए, रोग और पीड़ा से मुक्ति जीवन, यानी रोग नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए,
और यथोचित दीर्घायु स्वस्थ जीवन के सूचक है और लंबी आयु होनी चाहिए। शिशु मृत्युता और माताओं के प्रजनोत्तर मृत्यु की दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्ति की सुरक्षा ये स्वस्थ लंबे जीवन के लिए महत्वपूर्ण मापक है। यानी जो स्वस्थ जीवन के मापक हैं, रोग नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, यथोचित दीर्घायु होना चाहिए, शिशु मृत्युता कम होना चाहिए, माता के जो प्रजनन है जो बच्चों को जन्म देती है उनमें मृत्यु कम होना चाहिए, और हमारे जो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, पोषण संबंधी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, व्यक्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब क्या है हमारे स्वास्थ्य जीवन के महत्वपूर्ण सूचक है। बच्चों पूछे भी जा सकते हैं, आपको ये आंकड़े ये चीज़ें अच्छी तरह ध्यान रखनी होगी, यहाँ से आपको चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना होगा। आप थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके लिए क्या क्या आंकड़े हैं, तो इसको देखते हैं बच्चों थोड़ा इस आंकड़े को। कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत सराहनीय कार्य करते हुए, जैसे मृत्यु दर का 1951 में 25.1% से घटकर 2015 में 6.5% होना, और इस अवधि में शिशु मृत्यु का 148 प्रति हज़ार से 37 प्रति हज़ार होना। इसी प्रकार यानी जो यहाँ पर मृत्यु दर घट रही है इसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का विकास होना, इस वजह से। इसी प्रकार 1951 से लेकर 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 37.1 वर्ष से 66.9 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 36.2 वर्ष से 70.0 वर्ष की वृद्धि करने में सफलता मिली है। यानी यहाँ पर जो जन्म दर है 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीना यानी एक व्यक्ति कितनी अवधि तक लगभग वो जीवित रह सकता, उसमें क्या है जो 1951 में कम से कम 37 वर्ष में अधिकतम जो व्यक्ति की जो आयु होती थी 37 वर्ष में अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी 1951 तक, ये कहने का आश्रय। लेकिन अभी जो जीवन प्रत्याशा की जो आयु है 66.9 वर्ष पुरुषों की है और 70.0 वर्ष वो महिलाओं की है। स्त्रियों की वृद्धि 36.2 वर्ष से बढ़कर 70.0 वर्ष होगी। यानी जो एक पुरुष है मुख्यतः उसका जो जीवन जीने की जो अवधि है लगभग उसके 67 वर्ष है। यानी एक पुरुष 67 वर्ष से अपना जीवन यापन कर सकता है, उससे पहले की मृत्यु अलग है चीज़ है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या 66 वर्ष से हो सकती है और महिला क्या 70 वर्ष से हो सकती है, यह कहने का आश्रय है। 1951 से 2015 के भी इसमें जितना भी ये सुधार आ रखा, इसमें हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हो चुकी है। इस वजह से जीवन प्रत्याशा का जो स्तर है काफ़ी उच्च हो चुका है। फिर नीचे देखिए, इस अवधि के दौरान भारत के जन्म दर को 40.8 से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है। जो जन्म दर है उसमें भी क्या हो गया 40.8 से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है। यानी जन्म दर कम हो रहा है। इसका कारण क्या है, लोगों में शिक्षा आ चुकी है, लोगों का जो विकास है काफ़ी हो चुका है, लोगों में क्या और लोगों की जो सोच है, लोगों की जो रूढ़िवादिता वो कम हो चुकी है। इस वजह से आपको मैंने एक जनसंख्या में पढ़ाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी संकल्पना भारत द्वारा चलाई गई थी, वो यहाँ पर सिद्ध हो रही है। इसलिए जन्म दर में काफ़ी गिरावट आ रही है। लिंग प्रविष्टि और ग्रामीण और नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थित और चिंताजनक प्रतीक होती है। यानी ग्रामीण और नगरों में काफ़ी चिंताजनक प्रतीक होती है। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। भारत की जनगणना 2011 के निष्कर्ष से विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात में बहुत ही अवांछनीय कमी हो रही है। यह आपको मैंने लिंगानुपात वाली जो सीरीज थी जनसंख्या वो पूरा पढ़ा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। हम सीधे नेक्स्ट देख वाला जो डायग्राम है वो से पुराने आंकड़े फिर भी देख लेना। भारत का मानव विकास सूचकांक पे कौन कौन से राज्य का स्थान कौन सा है, 2011 के आंकड़े का अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। इसमें क्या है देखिए, नीचे से डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 179 देश है, 189, 131वां स्थान में आपको बता चुका हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों, अब राज्यों की बात चल रही है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ राज्यों की बात चली देश की नहीं। भारत के विभिन्न राज्यों 0.790 सूचकांक की 3.4 में तालिका आप ऊपर देख चुके हैं।
मूल्य के साथ केरल कोटिक्रम में उच्च है, यानी भारत में सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक किसका है? केरल का, क्योंकि वहाँ शिक्षा संबंधी जो साक्षरता संबंधी और लिंगानुपात संबंधी जो दर है काफ़ी उच्च कोटि की है, इस वजह से। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं। इस क्रम को याद रखिएगा, पहला स्थान केरल का है, उसका क्रम से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं। अपेक्षा के अनुसार बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे हैं। जो कुल 23 राज्य उसमें सबसे नीचे है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और सबसे ऊपर है केरल। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वीडियो रोक लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुट अप होते हैं, फिर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे ऐसे ही हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी है। यानी जो मानव विकास सूचकांक के कम होने का मुख्य कारण है वहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण है, जिस हिसाब से वहाँ पर विकास नहीं हो रहा। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए किए तथा प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। यानी जो केरल का मानव विकास सूचकांक है उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें केरल काफ़ी उच्च कोटि में विकास कर चुका है। इस कारण से वह प्रथम श्रेणी में है। एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतम कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री के बीच कम अंतर पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो पुरुष और महिला के बीच का अंतर का मतलब हो गया, पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात है काफ़ी उच्च कोटि का, काफ़ी अच्छा है। जैसे केरला देखिएगा आपने, भारत का सबसे उच्चतम साक्षरता वाला राज्य है और लिंगानुपात वाला राज्य है, इस वजह से वहाँ पर मानव विकास सूचकांक में काफ़ी उच्च है। उसके बाद फिर शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक का सार्थक प्रभाव डालता है। यानी एजुकेशन के साथ साथ वहाँ का जो आर्थिक कार्य है वो भी मानव विकास सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से भारत में पहला महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊंचा है। जैसा कि आपको पता है जो हमारा महाराष्ट्र है, मुंबई, इसे कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक्स कैपिटल। ठीक हो गया बच्चों। इस वजह से काफ़ी जो यहाँ का आर्थिक विकास है काफ़ी उच्च कोटि का है। कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में। और जो सबसे कम है वो है असम, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सबसे कम है। उपनिवेश काल में विकसित प्रदेश विकृति और सामाजिक विषमता अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि जैसे भारत आपको पता है अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों की राज सत्ता चलती थी, तब यहाँ राजतंत्र वगैरह इन्हीं का चलता था अंग्रेजों का। तब से जो समाज जो भूमिका है उसको निभाने में भारत को काफ़ी समय लग गया। इस वजह से काफ़ी यहाँ अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भारत को। सामाजिक वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के सशक्तिकरण के लिए सम्मिलित प्रयास किए। इनने अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, किंतु वांछित स्तर से भी बहुत नीचे हैं। यानी आपने जो यहाँ पर अभी अध्ययन किया था मुख्यतः भारत का मानव विकास, इसमें मुख्य जो फैक्ट है मैं बता चुका हूँ, और जो मुख्य चीज़ है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। इसमें भी कुछ नहीं है, जनसंख्या के आधार पर विकास हो रहा है और पर्यावरण के आधार पर विकास और विनाश दोनों हो रहा है। अत्यधिक की जनसंख्या बढ़ने से क्या संसाधन कम हो रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है, और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी पहुंच रहा है। इसमें कई प्रादेशिक विषमता आदि है, सामाजिक असमानता, भेदभाव, वांछना, लोगों का विस्थापन, मानव अधिकार का आघात और मानव मूल्यों का विनाश, पर्यावरणीय निम्नीकरण की भी बढ़ता जा रहा है। बच्चों इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारा मुख्य टॉपिक था वो आपको मैं मुख्यतः काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, और मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पर समझा रखा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो छोड़ा है। उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज अभ्यास पुस्तिका, जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ अध्ययन कर रखा है बारीकी से हर एक टॉपिक का, आप इसको स्वयं कीजिएगा। अगर आप मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को 1 या 2 या 3 बार ज़रूर देखोगे तो ज़रूर ये टेस्ट सीरीज भी हल हो जाएगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक मानव विकास, जो हम पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको यहाँ सब चीज़ें समझाई होंगी आपको
अच्छी तरह क्लियर भी हो चुकी होंगी। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा मानव विकास यहीं पर क्लियर होता है। थैंक यू सो मच।